मोहनदास करमचंद गांधी ने इंडियन पॉलिटिक्स को लीड किया है और वो एक एक्टिव लीडर के रूप में 1915 से लेकर 30 जनवरी 1948 की दोपहर तक रहे, जब नाथूराम विनायक गोडसे ने उनके जीवन का अंत करते हुए उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। इसके बाद नाथूराम गोडसे ने प्रशासन के सामने सरेंडर कर दिया। 8 नवंबर 1948 को दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले पर जब स्पेशल जज की कोर्ट में नाथूराम गोडसे से ये पूछा गया कि क्या वे अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं, नाथूराम गोडसे ने एक डिटेल स्टेटमेंट के जरिए जज को अपना जवाब सुनाना चाहा। इस स्टेटमेंट के पब्लिकेशन पर बैन लगा हुआ है। चीफ प्रोसिक्यूटर सीके दफ्तरे ने नाथूराम गोडसे को कोर्ट में स्टेटमेंट पढ़ने की इजाजत तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने इसे अपने खिलाफ लगाए आरोपों के बचाव में सबमिट करने की इजाजत दे दी। प्रोसिक्यूटर ने पाया कि मर्डर केस मामले में नाथूराम के साथ सभी गवाह, महात्मा गांधी के साथ साथ मौजूदा रूलिंग पार्टी तक के तथ्यों पर रोशनी डाली जानी चाहिए। जनता इस मामले पर कोर्ट की ओर से शुरू से लेकर अंत तक सभी सच्चाई जानना चाहती थी। इसलिए जज श्री आत्मचरण ने वकील से कहा, मैं किस कारण जांच को रोकूं? मुझे कानूनन इसके लिए कोई वजह चाहिए, कोई ठोस कारण चाहिए ताकि मैं सारे चार्ज हटा सकूं। तो ऐसे में आपके पास कोई अथॉरिटी या कानूनी सबूत या ऐसा कोई कारण है जो आपके विरोध को सपोर्ट कर सके? लेकिन वकील के पास ऐसा कुछ नहीं था कि वो कोर्ट के सामने पेश कर जज को सेटिस्फाई कर सके। हिसार कोर्ट में नाथूराम गोडसे के स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया गया। अगले दिन इस स्टेटमेंट के कुछ अंश समाचार पत्रों में छपे। दोनों तरफ की दलीलें और भी कई महत्वपूर्ण तथ्य थे जो फिलहाल अंधेरे में ही थे। लोग ये जानना चाहते थे कि गांधी जी की हत्या करने वाले गोडसे पर कौन कौन से चार्ज लगे हैं। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। उनके कहे अनुसार हर राज्य में इस बयान के पब्लिकेशन पर रोक लगा दी गई, आंशिक और पूर्ण रूप से। इसके बाद सरकार ने नाथूराम गोडसे का पूरा बयान शिमला हाई कोर्ट में जून 1949 में दर्ज करवाया। नाथूराम गोडसे के कोर्ट में बयान के वक्त मीडियाकर्मी उस समय अपना पेन नोटबुक लेकर स्टेटमेंट नोट करने के लिए तैयार खड़े थे, उत्सुक थे सही रिपोर्ट जानने के लिए। नाथूराम गोडसे का बयान कोर्ट में दर्ज हुआ और अंग्रेजी में पब्लिश हुआ, क्योंकि कोर्ट की कार्यवाही भी इसी भाषा में हुई थी। दुनिया के हर कोने में लोग इस मामले की जानकारी को लेकर एक्साइटेड थे कि गांधी जी के हत्या वाले मामले का आखिर क्या होगा। लोग आश्चर्य में थे कि वो कैसा आदमी होगा जिसने महात्मा गांधी को मारा। उस समय के कुछ जाने माने लेखकों ने इस विषय पर लिखा। उन्होंने उस समय के हालात, जमीनी हकीकत, जजमेंट और उपलब्ध आंकड़ों पर खूब लिखा, क्योंकि शायद वो जानते थे कि वो इतिहास लिख रहे हैं और आज की जनता भी यही पढ़ना चाहती है। कानूनन ऑथेंटिक स्टेटमेंट अब क्लियर हो चुका था और उस समय के कुछ राइटर्स ने माहौल के हिसाब से चीजों को तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया। पढ़ने वालों ने भी अपनी खुद की राय बना ली थी और असलियत और अंदाजे के अनुसार स्टेटमेंट का अपना अपना मतलब निकाल लिया था। इस बारे में नाथूराम ने खुद कहा था कि कुछ ईमानदार इतिहासकारों ने मेरे किए गए काम को लिखा है और एक दिन भविष्य में वे सच को जरूर जान लेंगे। नाथूराम गोडसे ने जिन परिस्थितियों में ये काम किया था, उस लिहाज से वे उस समय परम पूजनीय हो गए थे। लेखक गोपाल गोडसे नाथूराम गोडसे के छोटे भाई हैं और महात्मा गांधी मर्डर केस में शामिल रहे थे। वे बेहद शर्मिंदा थे और अक्टूबर 1964 में जेल से रिहा हुए, लेकिन 1 महीने बाद एक अन्य मामले में फिर से गिरफ्तार किए गए और फिर 1 साल तक जेल में रहे। फाइनली 1965 में उन्हें रिहा कर दिया गया। इस किताब में नाथूराम गोडसे का लाल किले पर दर्ज किया गया पूरा बयान दर्ज है। इससे पहले हम आपको उस मामले की तमाम डिटेल्स, इन्वेस्टिगेशन की जानकारी बताएंगे जो स्पेशल कोर्ट में प्रस्तुत की गई। कैसे 15 नवंबर 1949 को नाथूराम और आप्टे के ऊपर चार्ज डिक्लेयर होने के बाद प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। इस पुस्तक में नाथूराम विनायक गोडसे के बारे में जानकारी और उसके साथियों के बारे में जानकारी सहित लेखक के अपने विचार भी हैं। गांधीवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा नाथूराम और आप्टे का विरोध होना निश्चित था। अपनी मर्जी से नाथूराम गोडसे ने अपने छोटे भाई दत्तात्रेय को ये बयान पब्लिक करवाने के लिए कहा था, जैसा लेखक ने लिखा है। किताब स्पेनिश वर्जन से ट्रांसलेट की गई है। इस किताब को छपवाने के लिए लेखक और एडिटर कमिटेड हैं। 19 सितंबर 1993, गोपाल गोडसे, द इवेंट, वो हादसा। 15 अगस्त 1947, ब्रिटिश हुकूमत के अंत के बाद ही बंटवारे का ऐलान हो गया। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। लोगों का पलायन जारी था, दंगे हो रहे थे, मौतें हो रही थीं, लूट रेप से पूरा मुल्क परेशान था और ऐसे में गांधी जी मुस्लिमों के हितैषी और हिंदुओं के विरोधी के रूप में अपनी इमेज बिगाड़ चुके थे। राज्यों के बंटवारे को लेकर काफी मुश्किलें थी। हैदराबाद के निजाम गांधी जी की आज्ञा का पालन नहीं करने वाले थे और वे कश्मीर पर अटैक करने के बारे में सोच रहे थे। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे। उन्होंने उस समय पाकिस्तान को बसाने के लिए 550 करोड़ रुपए बंटवारे के समय दिए थे। पाकिस्तान की ओर से मुद्दा कश्मीर को लेकर गरमाया हुआ था। 12 जनवरी 1948 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सरदार पटेल ने अपने एक बयान में कहा था कि हम कश्मीर को लेकर एग्रीमेंट पर बात करेंगे, लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए कोई फिक्स तारीख या पेमेंट का प्रावधान नहीं रखा था। मैं बात खुले शब्दों में कहना चाहूंगा कि जब तक कश्मीर मसले का हल नहीं होगा, हम बाकी भुगतान नहीं करेंगे।
क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते थे कि बकाया राशि रोके जाने के बिना पाकिस्तान भारत और कश्मीर मुद्दे का हल नहीं निकालेगा। आग बुझाने के दो ही तरीके हैं, या तो उस पर पानी डाला जाए या उसे ईंधन न दिया जाए। भारतीय सेना कश्मीर मुद्दे पर लड़ने के लिए सक्षम थी, वही भारत सरकार पैसा रोककर ईंधन रोकने वाला काम कर दिया था। ये दंगों को रोकने का और शांति फैलाने का सबसे आसान तरीका था। लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस समय भारतीय सेना को लाहौर तक कूच करने का आदेश दिए जाने का मन बना लिया था। उस समय गांधी जी दिल्ली में थे, जो भारत सरकार की आर्थिक और व्यापारिक नीतियों पर चर्चा कर रहे थे। उन्हें जब इस बात का पता चला तो उन्होंने सरकार के इस निर्णय पर सहमति नहीं जताई और इस पर रोक लगा दी गई। गांधी जी ने सरकार को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और गांधी जी ने उस समय भारत सरकार को भूख हड़ताल की धमकी देते हुए दबाव बनाया और कहा कि पाकिस्तान को भुगतान कर दिया जाए। आखिरकार 12 जनवरी 1948 को सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। लेकिन आप अहिंसा के पुजारी बनकर किसी तरह के अन्याय का साथ देकर समाज पर दबाव नहीं बना सकते। सरदार पटेल ने गांधी जी को समझाया कि वो अपना फैसला वापस ले लें। मौजूदा सिचुएशन में सरदार पटेल को गांधी जी की भूख हड़ताल और हिंसा वाली बात पसंद नहीं आ रही थी। मौलाना आजाद ने अपनी किताब में इस बारे में लिखा है कि 13 जनवरी 1948 को गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। परिणाम यह हुआ कि 17 जनवरी को सरकार ने गांधी जी की सारी बातें मान ली और वो पाकिस्तान को बकाया राशि देने के लिए राजी हो गई। साथ ही कश्मीर पर बनाई सरदार पटेल की सभी नीतियां समाप्त हो गईं। भारत सरकार द्वारा 17 जनवरी 1948 को जारी की गई प्रेस रिलीज में लिखा था कि देश की भलाई और गांधी जी की प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार सारे विवादों को भुलाते हुए अपनी ओर से लगाए तमाम नियम कायदे कानून हटाती है। पेज नंबर 8। सरकार ने तत्काल गांधी जी की इमेज सुधारने हेतु माहौल तैयार किया और उन्होंने देश के लिए जो किया वो लोगों को याद दिलाते हुए सारी चीजें भुलाने की कोशिश की। सरकार ने तुरंत ही पाकिस्तान को दी जाने वाली शेष राशि के लिए एग्रीमेंट तैयार किया और उसे जमीन पर लागू करने के लिए राशि भेजी। लेकिन कश्मीर का मुद्दा अभी भी जहां का तहां ही था। नाथूराम विनायक गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे ने उस समय हिंदू राष्ट्र नाम से एक डायरी लिखी, जो शायद एक पुरानी किताब अग्रणी का नया रूप था। आजादी से पहले मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले ही देश में एक मुस्लिम राष्ट्र की जरूरत महसूस होने लगी थी, जो भारतीयों की आत्मा को लगातार कचोट रही थी। आए दिन न्यूज़पेपर में इसको लेकर वैचारिक मतभेद वाले आर्टिकल छप रहे थे। 12 जनवरी 1948 की खबर है कि गांधी जी ने पाकिस्तान को बकाया राशि दिए जाने हेतु उपवास शुरू कर दिया था और नाथूराम गोडसे इस चीज को अच्छी तरह से जानते थे कि गांधी जी मुसलमानों के हित के लिए हिंदुओं से लड़ने को तैयार हैं। क्योंकि गांधी जी के दबाव और प्रभाव से भारत सरकार ने अपना निर्णय वापस लेते हुए पाकिस्तान को 550 करोड़ रुपए देने की हामी भर दी थी। इन सब के बाद नाथूराम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहे थे कि आगे जाकर इस तरह का इंटरफेयर गांधी जी भारत सरकार के निर्णय में न करें तो बेहतर होगा, और इसके लिए नाथूराम गोडसे कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके अनुसार ये भारत के लिए जीने और मरने का प्रश्न था। 20 जनवरी 1948 को एक बम ब्लास्ट किया गया और उसके समीप ही गांधी जी की प्रार्थना सभा चल रही थी। मदन लाल पहवा उस समय वहां मौजूद थे, जो बंटवारे के समय एक प्रमुख गवाह भी थे। पुलिस को जानकारी मिली कि षड्यंत्र में मदन लाल भी शामिल थे। हालांकि मदन लाल का षड्यंत्र कामयाब नहीं हो सका, लेकिन गवर्नमेंट ने एहतियातन सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। पुलिस के एक्टिव नेटवर्क की तरह पूरे भारत में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये सिलसिला अगले 10 दिन तक जारी रहा। आखिरकार 30 जनवरी 1948 को ठीक 5 बजे जब गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा के ग्राउंड के चक्कर काटकर लौट रहे थे, तभी बिरला हाउस में नाथूराम विनायक गोडसे ने लगातार 3 गोलियां चलाते हुए गांधी जी के सीने को छलनी कर दिया। उनके सीने से बहता हुआ लहू सीधे जमीन पर आ गिरा। 20 मिनट तक इसी हालत में छटपटाते रहे और अंतिम सांसें गिन रहे थे। गोली चलाने के ठीक बाद नाथूराम गोडसे ने अपनी बंदूक जमीन पर रखी और खुद ही पुलिस को कॉल किया। उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नाथूराम शुरू से सब कुछ जानते थे और उन्होंने सब कुछ जानबूझकर किया था। उन्होंने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेखक के अनुसार उस समय नाथूराम गोडसे के सिर पर पागलपन, कट्टरवाद और आक्रोश सवार था, इसलिए उन्होंने इस घटना के तुरंत बाद आत्मसमर्पण तक का प्लान बना लिया था। क्योंकि उन्हें गिरफ्तार करने वाले पुलिस और प्रशासन ने तुरंत ही ये भी पुख्ता किया कि क्या वे किसी तरह के मानसिक या शारीरिक बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है। लेकिन पुलिस ने पाया कि नाथूराम गोडसे पूर्ण रूप से स्वस्थ है और वो दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद नाथूराम गोडसे की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि उन्हें डॉक्टर को दिखाया जाए। जब डॉक्टर नाथूराम का चेकअप कर रहे थे तो उन्होंने डॉक्टर से भी यही कहा कि डॉक्टर जल्दी से मेरा कंप्लीट चेकअप कीजिए, मेरी पल्स, हार्ट बीट सब कुछ नॉर्मल है और काम कर रहे हैं। तुगलक रोड के पार्लियामेंट स्ट्रीट में गिरफ्तारी से पहले नाथूराम कुछ समय के लिए विचलित हो गए थे। लोग उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा कर रहे थे। नाथूराम जेल के अंदर आगे पीछे चलते हुए कभी सलाखों के पास आ रहा था तो कभी दीवार के पास जा रहा था। कई बार वक्त बहुत देर तक सलाखों के पास खड़ा लोगों को घूरता रहा। एक शख्स को देखकर उसने कहा, मुझे लगता है कि आप देवदास गांधी हैं। हाँ, तुमने मुझे कैसे पहचाना और ये सवाल कैसे किया? हम हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले थे।
आप वहां द हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर के तौर पर आए हुए थे। बिल्कुल सही हैं। और आप? मैं नाथूराम विनायक गोडसे हूँ और मैं उस समय हिंदू राष्ट्र न्यूज़पेपर का एडिटर था और वहां मौजूद था। आज आपने अपने पिता को खोया है और इसका कारण मैं हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके और आपके परिवार के दुख का कारण हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझे उनसे कोई निजी दुश्मनी या बैर नहीं था। उस समय देवदास गांधी सिर्फ गोडसे को सुनते रहे। अपने पिता की हत्या करने वाले नाथूराम की सभी बातें सुनने के बाद उन्होंने नाथूराम गोडसे से कहा कि फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसका कारण राजनीति और सिर्फ राजनीति है। क्योंकि आप एक समाचार पत्र के एडिटर हैं तो आपको शुरू से सब कुछ सुनना होगा और समझना होगा। इसके लिए आप पुलिस ऑफिसर से आधे घंटे का समय ले लें और पूरी बात सुने। लेकिन पुलिस 1 मिनट का समय देने से भी इनकार कर दिया। पेज नंबर 11, गिरफ्तारी, स्पेशल कोर्ट और पुलिस की जांच। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या के बाद तुरंत अपने आप को पुलिस के हवाले कर लिया था और उसी रात से उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। लोगों में उसके प्रति बहुत गुस्सा था। नाथूराम का संबंध न तो बंगालियों से था, न ही सिंधियों से, न पंजाबियों से और न ही रिफ्यूजियों से। वहीं अमृतसर, अंबाला, कोलकाता, कानपुर जैसे शहरों में खुलेआम खुशी मनाई जा रही थी। इसी बीच दिगंबर रामचरण को पुणे पुलिस ने 31 दिसंबर 1948 को अरेस्ट किया और बाद में मुंबई पुलिस को सौंप दिया। देश भर में हजारों गिरफ्तारियां हुई, जिनमें वीडी सावरकर भी एक थे। और वहीं से सावरकर का नाम गांधी जी की हत्या के मामले से जुड़ गया। गांधी जी की हत्या के 10 दिन पहले ही 20 जनवरी को मदनलाल पहवा बम ब्लास्ट के मामले में अरेस्ट किए गए थे। इस मामले में जांच को लेकर कोई भी जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मैं गोपाल गोडसे 2 फरवरी 1948 को अपनी पत्नी को अलविदा कहते हुए घर छोड़ रहा था। मैंने अपनी पत्नी को सिर्फ ये कहा था कि मेरी गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है। मैं अपना ठिकाना पुणे के उपनगर खड़की को बनाया। फिर 5 फरवरी 1948 को मैं खड़की से कामसीट आ गया और कामसीट से उक्सन पहुंच गया, जो कामसीट से 10 मील दूर था। जब मैं आधा सफर तय कर चुका था तब मैंने देखा कि पुलिस मेरा पीछा कर रही है। मुझे पकड़ लिया गया और अब मैं पुलिस की जीप में था। 6 फरवरी 1948 के दिन मुंबई में रामचंद्र जी के नौकर शंकर किस्तया क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस में आया। अब मैं गिरफ्तार किए गए नाना आप्टे और करकरे का साथी था, जिन्हें मुंबई पुलिस ने 13 और 14 फरवरी 1948 को अरेस्ट किया था। अब हम सभी ग्वालियर किले के जेल में कैदी बन चुके थे। 25 मई 1948 को हम सभी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस में थे। सावरकर की तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी तो उन्हें अगले दिन यानी 26 मई 1948 को दिल्ली ले जाया गया और फिर ऑर्थर हाईवे के जेल में रखा गया। 27 जनवरी 1948 को हम सभी लाल किले के स्पेशल जेल में पहुंच चुके थे, जहां हम सभी सावरकर और डॉक्टर परचुरे से मिले। 1947 में मुंबई विधानसभा में एक नया कानून पास हुआ, जिसे एक्ट ऑफ मुंबई पब्लिक सेफ्टी मेजर के नाम से जाना गया। इस कानून के तहत एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई, जिसमें एक जज को ये अधिकार दिए गए कि वे इस तरह के मामलों के सबूतों की जांच करें, प्रोसीजर को आगे बढ़ाएं, चार्जशीट और वर्कशीट का अध्ययन करते हुए किसी भी मामले को बिना देरी किए जल्द से जल्द निपटाएं। इस वजह से अपील के समय को 60 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया था। जब हम कोर्ट पहुंचे तो वहां हमने कोर्ट का बदला हुआ माहौल और स्वरूप देखा। ये 27 मई 1948 की सुबह से जब एक विशालकाय कोर्ट रूम में हमारा प्रवेश हुआ, जो लगभग 100 फीट लंबा, 22 फीट चौड़ा एक बड़ा सा कमरा था। महात्मा गांधी हत्याकांड अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मामला था, इसलिए भारत सरकार खुद इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व थी। जब 10 बजने में 1 मिनट बाकी था तब जज के आने की सूचना हमें दी गई। फोटोग्राफरों ने अपने कैमरे संभाल लिए थे ताकि वो जज को कवर कर सकें। जज के आते ही उन पर कैमरे की तेज रोशनी और फ्लैश एक के बाद एक चमकने लगे। श्री सी के दफ्तरी खड़े होकर जज को नमस्कार करते हैं और फिर कोर्ट रूम में चार्जशीट पढ़ी जाती है। पेज नंबर 13, गवाहों के स्टेटमेंट दर्ज करने के लिए 2 जून 1948 को कोर्ट की तारीख लगी। 3 जून दोबारा हम कोर्ट में पेश हुए और उसके बाद हमारे ठिकाने फिक्स हो चुके थे। गवाहों के बयानों की कॉपी श्री अनाराम भोपटकर को सौंप दी गई, जो पहले से ही तय था। भोपटकर सावरकर के वकील थे। जमुना दास मेहता और अन्य वकील सावरकर के वकील को असिस्ट कर रहे थे। 22 जून 1948 को हमारे खिलाफ चार्ज लगाए गए। कोर्ट ने हमसे कहा था कि यदि हम अपने ऊपर लगाए हुए चार्ज को सही माने तो सजा कम हो सकती है। श्री सी के दफ्तरे, जो कि पब्लिक मिनिस्ट्री के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस मामले में कोर्ट से गुजारिश की कि सरकारी वकील मौके वारदात पर जाकर मुआयना करें। नाथूराम, आप्टे, करकरे, मदनलाल और गोपाल दास, यानी कि मैं खुद समझ चुका था कि हमारा अगला ठिकाना अब क्या होगा। शंकर केस्टया, डॉक्टर परचुरे और सावरकर चुप थे। हमें मौके वारदात पर ले जाया गया और हमारे खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि की गई। थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद ही अथॉरिटी हमें लेकर वहां से तुरंत निकल गई। गांधी जी की मृत्यु भारतीय इतिहास के एक अध्याय के खत्म हो जाने जैसा था। एक ऐसा व्यक्ति दुनिया छोड़ चुका था जिसने आज तक राष्ट्र की सेवा की और भारतीय राजनीति पर आधिपत्य रखा। बंटवारे के शिकार देश में हिंदू मुस्लिम यूनिट्स की संख्या बढ़ चुकी थी और अब उनके घाव देखने के लिए गांधी जी भी नहीं थे। शांति को पसंद करने वाले देश में लोगों की जान जोखिम में आ गई थी।
अहिंसा को ताक पर रखकर हर कहीं खून नजर आ रहा था। पार्टीशन के समय निर्दोषों पर अत्याचार हुए और एक बहुत भयानक माहौल में लोग जीने को मजबूर थे। बहुत सारा खून बहाया गया और कई लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। दिन ब दिन बिगड़ते हालात में स्वार्थी नेता अपनी रोटी सेक रहे थे। पेज नंबर 15। हमारे खिलाफ आरोप तय हो चुके थे और देश में अराजकता का माहौल फैल चुका था। ऐसे में राजनीति नेताओं की गलत नीयत का शिकार हो रही थी। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे उस समय समाचार पत्र के एडिटर और सीईओ के पद पर थे। समाचार पत्र का नाम था हिंदू राष्ट्र न्यूज़पेपर। अब हमें मुंबई, दिल्ली और ग्वालियर के कोर्ट में घुमाया जा रहा था। हम पर एक आरोप यह भी था कि मैं खुद, करकरे, मदनलाल पहवा, दिगंबर बड़गे और शंकर दिल्ली के मरीना होटल में जनवरी 1948 में मिले थे। लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है सिवाय दिगंबर बड़गे की जानकारी के अलावा। मरीना होटल के एक गवाह ने हमारे खिलाफ गवाही दी। ये बात 20 जनवरी 1948 की है। एक टैक्सी ड्राइवर जिसने नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, मुझे और करकरे के साथ साथ दिगंबर और शंकर को होटल से दोपहर में बिरला हाउस छोड़ा था और फिर वहां से तीनों लोगों को कनॉट प्लेस छोड़ा। प्रोसिक्यूशन ये साबित करना चाहता था कि डॉक्टर परचुरे ब्रिटिश लोगों से मिले हुए हैं और वे इस पॉइंट पर अड़े हुए थे। ग्वालियर में उन पर हथियार रखने संबंधी धाराएं लगाई गईं। उनके पास पाए गए हथियारों से यह साबित हो गया कि वो अखंड भारत के लिए खतरा है। नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, करकरे और मैं खुद कई बार वकील से मुलाकात कर चुके थे। सबूत वीर सावरकर के खिलाफ थे और कुल 149 गवाहों की गवाही हुई। सबूतों को इकट्ठा कर कुल मिलाकर 720 पन्नों की फाइल बनी। 8 नवंबर 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने बचाव में लिखित और विस्तृत स्टेटमेंट पेश किया। इसके दफ्तरे ने एक लंबा स्टेटमेंट तैयार किया था। स्पेशल जज ने उन्हें इस बात की इजाजत दी थी और कहा था कि आगे बढ़ो और अपना बयान तैयार करो। चार्जशीट पर दिए गए जवाब, नाथूराम विनायक गोडसे का नाम इस चार्जशीट में पहले आरोपी के रूप में मेंशन किया गया। किसी भी तरह के चार्ज लगाने से पहले मैं आदर के साथ ये कहना चाहूंगा कि कानूनन किसी भी संस्था के खिलाफ इस तरह का ट्रायल नहीं किया जा सकता। 20 जनवरी 1948 और 30 जनवरी 1948 दो अलग अलग वाकये हैं जिन्हें एक साथ मिलाना सही नहीं है। मुख्य चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ कई तरह के चार्ज लगाए हुए हैं जो कि उन पर अकेले भी हैं और उनके साथियों पर भी। इस हिसाब से ये भारतीय कानून के अनुसार सजा के हकदार हैं। चार्जशीट में यह भी लिखा गया कि 20 जनवरी और 30 जनवरी जो कुछ भी हुआ इसका आपस में कनेक्शन है और गांधी जी की हत्या के लिए जिम्मेदार है। ये बात साफ जाहिर है कि 20 जनवरी 1948 को हुई घटना अलग है, 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई उसका इस बात से कोई कनेक्शन नहीं है। सबसे मुख्य आरोप जो चार्जशीट में मेंशन किया गया है वो है मेरे द्वारा गांधी जी की हत्या किया जाना। मैं मानता हूं कि मैंने ये अपराध किया है और मैं यहाँ ये भी क्लियर कर दूं कि इस केस में किसी अन्य का हाथ नहीं है। मैं यहाँ एक बात और साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि प्रोसीडिंग के दौरान जो भी सबूत मेरे खिलाफ इकट्ठा किए गए हैं वो ये साबित नहीं करते कि अपराध मैंने किया है। केवल गवाहों के बयानों के आधार पर इसे माना जा रहा है। चार्जशीट पर लिखी धाराओं के अनुसार हम पर हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन और कलेक्शन का इल्जाम भी है जो अवैध है। मैं इस इल्जाम से भी इनकार करता हूं कि मैंने कभी कॉटन पाउडर शीट, हैंड ग्रेनेड्स, फ्यूज, पिस्टल, रिवॉल्वर जैसी चीजों का ट्रांसपोर्ट किया। मैंने या मेरे साथ मौजूद किसी अन्य ने 20 तारीख तो क्या कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं किया है। इसलिए मैं इंडियन आर्मी एक्ट और हथियार रखने संबंधी किसी भी धारा का दोषी नहीं हूं। मुझ पर आरोप सिद्ध करने का मुख्य आधार गवाह नंबर 57 दिगंबर बड़गे के बयान को माना जा रहा है। लेकिन चार्जशीट के पैराग्राफ नंबर 6 में साफ लिखा है कि वो अनबिलीवेबल गवाह है। मैं मानता हूं कि मैं गवाह नंबर 57 को जानता हूं, लेकिन यह भी सत्य है कि मैंने कई सालों से उससे मुलाकात नहीं की और न ही कभी उसके घर गया हूं। उनका कहना है कि वो हिंदू राष्ट्र के मेरे ऑफिस पर 10 जनवरी को आए थे, लेकिन ये सरासर गलत है क्योंकि अपराधी नंबर 2 आप्टे मेरे साथ थे और उनके अनुसार ये पूरी तरह गलत और झूठ है। मेरा ऑफिस है, हथियारों के लेन देन संबंधी जो आरोप लगाए गए हैं वो भी झूठ है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मैं 14 जनवरी 1948 को न तो दिगंबर से मिला न उन्हें मैंने देखा। पेज नंबर 19। मैं टाइटल सीन के अंदर लगाए गए तमाम इल्जामों से भी इनकार करता हूं जो पैराग्राफ नंबर A1, A2 और B1, B2 में दर्शाए गए हैं। मैं इस बात से भी इनकार करता हूं कि मैंने खुद को या मदनलाल पहवा को बम ब्लास्ट करने के लिए उकसाया। चौथे टाइटल में दूसरे पैराग्राफ में मेंशन इस बात से भी इनकार करता हूं। 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में मिले कपास पाउडर में मेरे हाथ होने का कोई भी सबूत नहीं है और मैं यकीनन इससे जुड़ा हुआ नहीं हूं। महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास की साजिश में शामिल होने वाली बात 5वें टाइटल में कही गई है। मैं इससे भी इनकार करता हूं कि मैं मदनलाल पहवा या ऐसे किसी भी व्यक्ति से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म से जुड़ा हुआ था और इस साजिश में शामिल नहीं था। मैंने किसी से भी बिना लाइसेंस वाली पिस्तौल की खरीद फरोख्त नहीं की है।
मैं मानता हूं कि मैं गांधी जी की विचारधारा के विरोध में था और उन लोगों का समर्थन कर रहा था जो गांधी जी के विपक्ष में खड़े हैं, लेकिन इसका मेरे दिल्ली जाने से कोई संबंध नहीं है। मैं दिल्ली कब और कैसे पहुंचा, ये कोई मुख्य मुद्दा नहीं है। गांधी जी द्वारा अहिंसा का पाठ पढ़ाया जा रहा था, जिसके चलते हिंदू समाज पतन की ओर बढ़ रहा था और उसके प्रतिरोध करने की क्षमता मुसलमानों के मुकाबले बहुत कम हो गई थी। इस बुराई का मुकाबला करने के लिए मैंने पब्लिक जीवन अपनाया और संकल्प लिया कि ऐसा एक समूह बनाऊंगा जो गांधी जी के विरोध में खड़ा हो। इस काम में मैं और आपटे मुख्य भूमिका में थे। इसके लिए सबसे पहले हमने अग्रणी नाम के अखबार की शुरुआत की और गांधी जी के अहिंसा वाले रास्ते का विरोध किया। गांधी जी ने जब अपने बचाव में मुसलमानों के प्रति अपना नजरिया स्पष्ट किया तो हमने उनके इन विचारों को हिंदुओं के लिए हानिकारक बताया। मैं साबित कर सकता हूं कि हिंदुओं के हितों की रक्षा करने में गांधी जी कैपेबल नहीं थे। मैंने अपने अखबार के जरिए गांधी जी के हर कदम का विरोध किया, जैसे उपवास रखना, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना सभाएं करना इत्यादि। हम विरोध दिखाने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के भी खिलाफ थे। जब मुझे पता चला कि 13 जनवरी 1948 को गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपवास रखा है तो मैंने इसका विरोध किया, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये उपवास हिंदू मुस्लिम एकता के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान को उसकी बकाया राशि दिए जाने के प्रति सरकार पर दबाव बनाने हेतु किया गया है। ऐसे में आपटे के कहने पर मुंबई आया और वहां हमने प्रार्थना सभा को भंग करने का निर्णय लिया, जिसमें मैंने हामी पहले से भर दी थी। मैं अपने ऊपर लगाए इस इल्जाम से भी स्पष्ट रूप से इनकार करता हूं कि मैंने सावरकर के साथ मिलकर आपटे को लेकर गांधी जी के खिलाफ कोई साजिश रची। मैं इस मामले में किसी भी तरह की मिलीभगत से भी इनकार करता हूं। मेरे अनुसार ये कथन भी गलत है कि मैं अपने भाई गोपाल गोडसे को प्रभारी बनाने के सिलसिले में पुणे गया। रिवॉल्वर लेने के लिए दिल्ली जाने वाली बात और मुंबई पहुंचने वाली बात भी सरासर झूठ है। मैं पैराग्राफ 17 में लिखी बात में ये क्लियर कर चुका हूँ। 16 जनवरी 1948 को पुणे में न मैं था और न ही किसी से मिला, न मेरी किसी से बात हुई। इस बारे में चार्जशीट में दिए गए स्टेटमेंट सही नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि गांधी जी की प्रार्थना सभा को भंग करने के लिए हमने एक योजना बनाई और उस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए दिल्ली आने का प्लान तैयार किया। हमने दिल्ली जाने के लिए पैसे इकट्ठे किए और जैसा कि मैंने पैराग्राफ 17 में कहा है, मैं और आपटे इस योजना में शामिल थे। मेरी पुणे जाने वाली बात को लेकर यही राय है कि यह पूर्ण रूप से असत्य है। 16 जनवरी 1948 को मैं पुणे में था ही नहीं, तो कोई मुझे एक बड़ी रिवॉल्वर के बदले पिस्तौल कैसे दे सकता है। पेज नंबर 22। 15 जनवरी 1948 को दादर में हिंदू सभा के कार्यालय में मैं, आपटे और बैज प्रेस के संबंध में बात करने के लिए मिले। मैं और आपटे 17 जनवरी 1948 को दिल्ली पहुंचे और मरीना होटल में ठहरे। 20 जनवरी की सुबह बैज हमसे होटल में मिले। मुझे तेज दर्द था तो मैंने उनके साथ प्रार्थना सभा के मंच पर जाने से मना कर दिया। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, उनकी गतिविधियां देख रहा था। गोडसे, करकरे, मदन लाल, बैज और मरीना होटल का नौकर शंकर आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने खाना खाया और गोपाल गोडसे अपनी रिवॉल्वर की मरम्मत कर रहा था। दोपहर में होने वाली प्रार्थना सभा के लिए तैयारी कर रहे थे। मेरे पास उस समय कमरे में ना तो बारूद थे, ना ही हथगोले थे, न कॉटन था, न फ्यूज था, न कोई प्राइमरी तार। कुल मिलाकर मेरे पास किसी तरह का कोई हथियार नहीं था। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उस समय मेरे पास हथियार होने की बात सरासर झूठ है। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि मैं प्रार्थना सभा में अस्वस्थ होने के कारण नहीं पहुंचा था और होटल में ही सभी का इंतजार कर रहा था। सभी शाम 6 बजे मरीना होटल लौटे और मुझे इस बात की सूचना दी गई। हम वहां 1 या 2 दिन रुके, क्योंकि इन्हीं दिनों में प्रार्थना सभा और रैली होनी थी। प्रार्थना सभा के बाद रैली निकाली जा रही थी और 1 घंटे के बाद सभा स्थल पर विस्फोट के कारण हंगामा हुआ। एक शरणार्थी की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन ये गलत है कि मैं बैच से हिंदू महासभा के भवन में 20 जनवरी 1948 को मिला। गवाहों ने यह भी कहा है कि उन्होंने मुझे बिरला हाउस में देखा, लेकिन मैं इस बात को भी सिरे से खारिज करता हूँ। गवाहों ने तो मुझे तुगलक हाईवे थाने पर पहचाना। मैं न चाहते हुए भी आपटे के साथ दिल्ली प्रार्थना सभा में जाने हेतु सहमत हो गया था, लेकिन वहां हमारे पास पैसे खत्म हो रहे थे। हम आगे खर्चा उठाने में असमर्थ हो रहे थे। इसलिए डॉक्टर परचूरे ने ग्वालियर जाने का फैसला किया था। वहां स्वयं सेवकों के लिए परिस्थितियां ठीक थीं और ये इंतजाम किया जा सकता था। इसलिए हम 27 जनवरी 1948 को ग्वालियर पहुंचे। हमने सफर ट्रेन से किया। ग्वालियर पहुंचने के बाद हम धर्मशाला के करीब ही रुके और डॉक्टर परचूरे उनके घर पहुंच गए, जहां मुझे अस्पताल ले जाया गया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं निराश था और आखिर में दिल्ली पहुंचकर मैंने शरणार्थी कैंप के दौरे किए। मुझे याद है, मैं उस समय खेतों से गुजर रहा था और एक शरणार्थी मुझसे मिला जिसके हाथों में बंदूक थी। मेरा दिमाग घूम गया और मैंने तुरंत एक निर्णय लिया। मैंने उससे बंदूक खरीदी और फिर मेरा माइंड एक साथ कई तरह की चीजें सोचने लगा। मैंने बंदूक के दम पर मौजूदा हालात पर काबू पाने और हिंदुओं के बीच फैली अराजकता को खत्म करने का विचार भी किया। मेरे और सावरकर के संबंध बहुत गहरे थे। वो एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे और उन्हें अपने हिंदू होने पर बेहद गर्व था। वहीं बचपन में मेरी भावनाएं भी कुछ इसी तरह की थीं, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी मैं किसी के बस में नहीं रहा और मेरी सोच
एकदम आजाद हो गई। मैं हूँ ऊंच नीच, जात पात और छुआछूत के सख्त खिलाफ था। जन्म पर आधारित भेदभाव के मैं सख्त खिलाफ था और इन्हें जड़ से मिटाने के लिए एक्टिव था। मैं सार्वजनिक रूप से जाति विरोधी आंदोलन में शामिल हुआ और मेरा मानना था कि सभी हिंदुओं के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। मैं चाहता था कि इस तरह के रात्रि भोज का आयोजन किया जाना चाहिए जिसमें सभी हिंदू ब्राह्मण, वैश्य और अन्य जाति के लोग एक साथ नियम कायदों को तोड़कर भोजन करें। मैंने दादा भाई नौरोजी और विवेकानंद गोखले की रचनाएं पढ़ी हैं। भारत सहित मैंने कई आधुनिक देशों की प्राचीन और ऐतिहासिक किताबें पढ़ी, जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूस जैसे देश प्रमुख रहे। इन किताबों में मैंने समाजवाद और साम्यवाद के सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल की स्टडी की। इस तरह की तमाम किताबें पढ़ने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि मुझे एक देशभक्त के रूप में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और हिंदू धर्म और हिंदू समाज के लोगों की सेवा करनी चाहिए। मैं लाखों हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहता था। मैं मानता था कि मेरी मातृभूमि और हिंदुस्तान की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए मेरे विचार अहम हैं और यही भावना आपको मानवता की सच्ची सेवा करने के लिए प्रेरित करती है और सक्षम बनाती है। मैंने आरएसएस ज्वाइन कर ली और कई सालों तक इसके साथ काम करने के बाद महासभा से जुड़ा। अब मैं हिंदुओं के लिए एक सैनिक के रूप में लड़ने के लिए खुद को तैयार समझ रहा था। इसी बीच वीर सावरकर को हिंदू महासभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। इसके बाद उनका आकर्षक व्यक्तित्व प्रचार प्रसार के जरिए और भी लोगों के सामने आया। लाखों हिंदू उन्हें अपने रक्षक और नायक के रूप में देखने लगे, जिसके चलते वे और अधिक सक्षम और हिंदुओं के प्रति वफादार होते गए। उनके प्रशंसकों में से मैं भी एक था। मैंने उनके साथ काम किया और महासभा की एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने में भी मैं अपना कंट्रीब्यूशन देता रहा। आगे चलकर हिंदू संघ आंदोलन के जरिए हिंदू समाज के हित की बात आगे बढ़ाने के फैसले के साथ मैंने और मेरे सहयोगी आप्टे ने एक अखबार शुरू किया। संघ के सभी हिंदू नेता और बड़े लोगों की सहानुभूति हमें प्राप्त थी और इसी के चलते अखबार को शुरुआती वित्तीय सहायता महासभा के अध्यक्ष वीर सावरकर से मिली। वो हमारे प्रति सहानुभूति रखते थे और उन्होंने शुरू में हमें 15,000 रुपए की राशि मदद के तौर पर दी। साथ ही उन्होंने शुभकामना भी दी अखबार जल्दी पंजीकृत हो जाए और एक रेपुटेशन वाले बड़े अखबार के रूप में तब्दील भी हो। इस तरह हमारे मराठी भाषा के अखबार दैनिक अग्रणी की शुरुआत हुई। आगे चलकर इस अखबार के लिए इन्वेस्टमेंट करने वालों में गुलाब चंद्र सेठ, श्री शिंगरे और श्री भालजी पेंढारकर प्रमुख थे। मैं और आप्टे कंपनी के सीईओ बने। संपादन की जिम्मेदारी भी उस समय मेरे पास थी। सावरकर का कार्यालय उनके सचिव जी.वी. दामले संभाल रहे थे। हम सावरकर जी का इंटरव्यू लेने उनके ऑफिस पहुंचे, जिसमें वे एक सार्वजनिक भाषण देना चाहते थे। उनके सचिव के अनुसार सावरकर राष्ट्रपति की यात्राओं के बारे में अपने विचार रखेंगे। उस दौरान वहां फ्री हिंदुस्तान नामक एक अंग्रेजी समाचार पत्र के संपादक ए.एस. भिड़े भी मौजूद थे। वे वहीं ऑफिस के नीचे वाले फ्लोर में रहा करते थे। इसी कारण दामले, भिड़े, सावरकर और हमारी दोस्ती थी। मुंबई में रहने के दौरान हम लगभग रोज मिलते थे और कई तरह की बातचीत होती थी, जिनमें सभी महत्वपूर्ण बातों के साथ साथ संघ पर भी चर्चा होती थी। इन्हीं दोस्ताना संबंध के चलते हमें कई बार अखबार के लिए एडवर्टाइजमेंट मिलते थे। सावरकर सदन में ये महफिल लगभग रोजाना ही लगती थी। सावरकर उस समय बड़ी शख्सियत बन चुके थे और ये हमारा सौभाग्य था कि हम उन्हें रोज मिलते थे। निजी तौर पर उनसे बातचीत भी किया करते थे। 3 साल पहले सावरकर की तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। उनका जाना आना, बाहर निकलना सब कुछ बंद था और अब ये सिर्फ बिस्तर पर थे। उनकी सोशल एक्टिविटी लगभग समाप्त हो चुकी थी और उन्होंने ऑफिस आना भी लगभग बंद कर दिया था। अचानक से उनकी लीडरशिप हट जाने के बाद हिंदू महासभा की एक्टिविटी ठंडी पड़ गई थी। बिगड़ते हालातों को संभालने के लिए डॉक्टर मुखर्जी को अध्यक्ष बनाया गया और यहीं से महासभा कांग्रेस की गिरफ्त में आ गई। अब एक ओर महात्मा गांधी थे तो दूसरी ओर मुस्लिम लीग। मेरा सब्र धीरे धीरे टूट रहा था। मैंने सभी को पीछे छोड़कर अपने दम पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। कुछ पुराने नेता मेरे साथ थे तो कुछ मेरे विरोध में। सावरकर के बिना महासभा अधूरी लगने लगी और बचे हुए पुराने नेताओं पर मुझे इतना भरोसा कभी नहीं हुआ। देश के भीतर और विदेश में मुस्लिम लीग के खिलाफ युद्ध का कार्यक्रम तैयार किया जाने लगा और साथ ही मुकाबला था गांधी जी से। लगातार हमारा गुस्सा बढ़ता जा रहा था और इसी बीच प्रार्थना सभाओं में गांधी जी हिंदू मंदिरों में कुरान की आयतें पढ़ने लगे। हिंदुओं ने इसका विरोध किया, लेकिन मैं गांधी जी से पूछना चाहता था कि अगर कोई हिंदू मस्जिद में गीता पढ़ता तो क्या रिएक्शन होते हैं। गांधी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए मैंने और आप्टे ने लगातार आंदोलन किए। गांधी जी के खिलाफ खुलकर निंदा करने के लिए हमने एक जुलूस निकाला। इस बात की खबर जब अगले दिन वीर सावरकर ने पढ़ी तो उन्होंने हमारे काम की सराहना की, लेकिन मुझे निजी तौर पर दोषी ठहराया और कहा कि इस तरह की अराजकता फैलाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये काम शांतिपूर्ण ढंग से भी हो सकता है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस तरह से कांग्रेसियों की सभा समाप्त करने की तुम्हारे कदम को सही नहीं मानता। पर्सनली तुम गांधी जी को पसंद नहीं करते हो, लेकिन इस कारण तुम किसी पार्टी और किसी सभा को भंग नहीं करोगे।
उन्होंने किसी भी दल द्वारा ईगल एक्टिविटी किए जाने का सख्त विरोध किया। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी घटना घटी जब बंटवारे का डिसीजन लिया गया। हिंदू महासभा अपनी शक्ति दिखाना चाहती थी और साथ ही कांग्रेस को बताना चाहती थी कि देश के प्रति सरकार का रवैया कैसा हो। अधिकांश नेताओं ने कांग्रेस के इस निर्णय की घोर निंदा की और पाकिस्तान के बनाए जाने पर आपत्ति जताई। इस बीच हमें यह भी लगने लगा था कि वीर सावरकर अब और अधिक एक्टिव नहीं रह पाएंगे। वे महासभा की एक्टिविटी और फ्यूचर स्ट्रेटजी में शामिल होना लगभग बंद हो गए थे। इसी बीच मुस्लिम कट्टरता अपने चरम पर पहुंच गई थी और पंजाब के कई हिस्सों में हिंदुओं के सताए जाने की खबरें आने लगी थीं। बिहार में मुस्लिम विरोधी हिंदुओं पर गोली चलाई गई, मुकदमे चलाए गए और ये सब कोलकाता और पंजाब में भी जारी था। जिस बात का डर हमें था अब वो सामने होता नजर आ रहा था। अगस्त 1947 के प्रकाश पर्व पर पूरा पंजाब जल रहा था, खून की नदियां बह रही थीं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का अधिवेशन 9-10 अगस्त 1947 को दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता वीर सावरकर ने की। इसके जरिए मैं आपके और मेरे जैसे कई लोग एक आखिरी प्रयास करना चाहते थे। हम चाहते थे कि महासभा के सभी टॉप लीडर जैसे वीर सावरकर, डॉक्टर मुखर्जी, LB भोपाटकर जैसे लोग हमारी आक्रामक शैली पर यकीन करें और उसे ऐड करें। लेकिन महासभा से जुड़े इन सभी टॉप के लीडर और इनकी कार्यकारिणी ने हमारे सुझाव को मानने से इनकार कर दिया। भारत का विभाजन हो जाना मेरे लिए एक श्राप के समान था। ऐसी स्थिति में चुप बैठना विभाजन का समर्थक होने जैसा या उसे स्वीकार करने जैसा था। 15 अगस्त 1947 को वीर सावरकर से राष्ट्रीय ध्वज के रूप में पहिए वाले झंडे को लहराने की अनुमति मांगी गई। साथ ही गुजारिश की गई कि पहिया वाले तिरंगे झंडे को ध्वज के रूप में मान्यता मिले। लेकिन यहाँ भी गांधी जी ने हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया। इसके बाद मैंने, आपटे ने और युवा संघ के हिंदू साथियों ने मिलकर एक बार फिर सावरकर के खिलाफ सक्रिय आंदोलन करने का मन बनाया और इसे लेकर प्लानिंग शुरू की। इस बीच मैं हिंदू महासभा के पुराने लीडरों के खिलाफ होने लगा। मैंने अपने समाचार पत्र अग्रणी और हिंदू राष्ट्र में मेरी डायरी के नाम से खुले तौर पर युवा पीढ़ी का ही आह्वान किया। मैंने 2 तारीख की प्लानिंग बनाई। पहली थी शांतिपूर्ण तरीके से और दूसरी शक्तिशाली तरीके से विद्रोह के जरिए। मेरा उद्देश्य था गांधी जी के खिलाफ प्रदर्शन के जरिए मैं हिंदुओं को जगा सकूं और उस असंतोष से गांधी जी तक ये मैसेज पहुंचा सकूं कि लोग अब आपकी प्रार्थना सभाओं से नफरत करने लगे हैं। मैंने हैदराबाद में हिंदुओं को बचाने के लिए अभियान चलाया, क्योंकि वहां हिंदुओं पर कट्टर मुसलमानों द्वारा लगातार अत्याचार किया जा रहा था, जो आज है नहीं था। अत्याचार गुप्त और तानाशाही तरीकों से किए जा रहे थे, इसलिए हम इनका खुलासा करने का संकल्प ले चुके थे। मैं इस बात से भी इनकार करता हूं कि वीर सावरकर को इन सभी बातों का पता था। आखिरकार मेरी इन एक्टिविटीज ने मुझे गांधी जी को गोली मारने के लिए प्रेरित किया। लेकिन यहाँ ये दोहराना चाहूंगा कि इसमें आपटे, बैज और वीर सावरकर की भागीदारी नहीं थी और हमने गांधी जी और नेहरू को खत्म करने की कोई प्लानिंग मिलकर नहीं बनाई थी। ये सरासर झूठा आरोप है। लेकिन उस समय लग रहा था कि गांधी जी की उम्र के 100 साल पूरे हो चुके हैं और मुझे इसके लिए आशीर्वाद मिल गया था। पेज नंबर 32, पार्ट 2, गांधी जी की नीतियों का खुलासा, सेक्शन 1। 30 जनवरी 1948 से पहले का माहौल एकदम अलग था। यहां मैं पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर रहा हूं। गांधी जी गीता, कुरान, बाइबिल जैसे धर्म ग्रंथों का पाठ कर प्रार्थना सभाएं कर रहे थे। मुझे इसमें कोई आपत्ति भी नहीं थी और ना मेरी उनसे कोई ऐसी शत्रुता थी, बल्कि मैं तो इसे उनकी एक योग्यता मानता था। मेरे लिए मेरी मातृभूमि अभिन्न है और कई लोग कई धर्मों को मानते हुए इस पर स्वतंत्र रह रहे हैं। भारत में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। हिंदुस्तान की पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए और हिंदू हिंदुस्तान के लिए उनकी प्रसिद्धि, महिमा, संस्कृति, कला, विज्ञान, ज्ञान और दर्शन अद्भुत हैं। उनके बाद नंबर आता है मुसलमानों का, जो संख्या में सबसे अधिक हैं। अंग्रेजों के आने से पहले मुसलमान कभी भी इस एहसास से नहीं गुजरे जो अब महसूस कर रहे थे। गांधी जी ने लगातार मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम लीग का समर्थन किया। ऐसे में अराजकता और अलगाववाद साल दर साल बढ़ता गया। 1916 में कांग्रेस ने लखनऊ संधि की, लेकिन इसके बाद में संविधान में इसे लेकर संशोधन किए गए। 1920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद कांग्रेस में गांधी जी का कद लगातार बढ़ता चला गया और वो टॉप पर आ गए। वे सत्य और अहिंसा के नारे के साथ लगातार आगे बढ़ रहे थे, जिसमें नया कुछ नहीं था, सिर्फ सार्वजनिक आंदोलन के अलावा। वैसे आप कल्पना कीजिए कि अगर आपको अपनी जिंदगी इस तरह के प्रिंसिपल के साथ जीना पड़े तो क्या वास्तव में अपने रिश्तेदारों का सम्मान करेंगे, उनसे इस तरह से प्यार कर पाएंगे या फिर देश हित को नजरअंदाज करेंगे? मेरे हिसाब से अन्याय और आक्रामकता के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध अन्याय नहीं है। आप बेशक दुश्मन को हरा नहीं सकते, लेकिन विरोध करना आपका धार्मिक और नैतिक कर्तव्य है। इसी सिद्धांत पर राम ने रावण से युद्ध किया था, श्री कृष्ण ने कंस को समाप्त किया और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपने कई भाइयों और मित्रों का वध किया था। राम, कृष्ण, अर्जुन सभी ने हिंसा की, तो क्या वे दोषी थे? नहीं।
उन्होंने वीरों की तरह लड़ाई लड़कर अपना कर्तव्य निभाया। आज तक कई वीरों ने हमारे देश में इस तरह के हमलों का विरोध किया है। विदेशी अत्याचारों के खिलाफ, आक्रमणकारियों के खिलाफ, मातृभूमि की रक्षा के लिए कई लोगों ने नेतृत्व किया और अपना कर्तव्य निभाया। ऐसे में गांधी जी के अनुयायियों के लिए ये उदाहरण इसलिए दिए जा रहे हैं। शिवाजी, राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी से उनकी तुलना कैसे कर सकते हैं? ब्रिटिश हुकूमत के बाद भारत का बंटवारा और फिर मुस्लिम हिंसा के जरिए गांधी जी की मौत का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, जो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ है। मेरे हिसाब से गांधी जी एक हिंसक शांतिवादी थे, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के नाम पर देश को बड़ी मुसीबत में डाल दिया। मैंने इस स्टेटमेंट में पहले भी कहा है कि राजनीतिक गतिविधियों को गांधी जी ने 3 भागों में बांटा है। 1914 के अंत में वे इंग्लैंड से भारत आए और इंडियन पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर उन्होंने आश्रम बनाया और अपने काम शुरू किए। सत्य और अहिंसा के प्रिंसिपल बनाए और ऐसा करके वे मुसलमानों को खुश कर रहे थे। उनके सत्य और अहिंसा के आदर्श तारीफ के काबिल थे, लेकिन उनका लाइफ में उतारा जाना ज्यादा जरूरी था। आगे मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा कि उन्होंने ही इन आदर्शों का उल्लंघन भी किया और उन्हें इस बात पर घमंड था। गांधी जी के राजनीतिक जीवन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला दौर था 1915 से 1940 के बीच का समय। दूसरे दौर की अगर हम बात करें तो 1940 से 3 जून 1947 तक, जब उनके कहने पर कांग्रेस ने जिन्ना के सामने घुटने टेक दिए थे और पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया था। गांधी जी का राजनीतिक जीवन का तीसरा भाग मेरे अनुसार विभाजन की तारीख से लेकर उनकी मौत का दिन तक चला। उन्होंने सरकार के खिलाफ आमरण अनशन किया और भारत सरकार को पाकिस्तान को 550 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा। गांधी जी जब 1914 के अंत में अफ्रीका से भारत लौटे थे तो उस समय वो बहुत रेपुटेटेड लीडर बन चुके थे। उन्होंने वहां गोरों के अत्याचारों को खत्म कर अश्वेतों को समान अधिकार दिलवाए थे। इस बात को लेकर मुसलमानों, पारसियों और हिंदुओं ने मिलकर गांधी जी की प्रशंसा की। अफ्रीका में भी इज्जत कमा कर लाए और भारत का नाम रोशन किया। उनकी सादगी, भक्ति और परोपकार की प्रशंसा की गई। उन्होंने लोगों को नस्ली भेदभाव के खिलाफ बलिदान और गंभीरता से लड़ना सिखाया। इसी कारण उन्हें पूरे भारत का प्यार मिला। लेकिन भारत में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फूट डालो और शासन करो की नीति ने भारत को भी 2 हिस्सों में बांट दिया, हिंदू और मुसलमान। गांधी जी के सामने ये बड़ी समस्या थी, क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ऐसा कुछ नहीं देखा था। दक्षिण अफ्रीका के हालात सरल थे, लेकिन भारत में सांप्रदायिकता चरम पर थी। हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग नेतृत्व देना बहुत ज्यादा कठिन था। अधिकांश भारतीय नेता इसके आदी थे। वो खुद इसी के चलते बैठे हुए थे। उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं था और वो बंटवारे वाली राजनीति कर रहे थे। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भारत में सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठना, लीडरशिप में सबसे टॉप पोजीशन हासिल करना। दादा भाई नौरोजी, सर फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य तिलक, जी.के. गोखले भी उतने ही सम्मानित थे जितने गांधी जी। लेकिन समय के साथ साथ ये सभी हटाए गए और गांधी जी टॉप पोजीशन में आ गए। 1920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी सबसे ऊपर थे। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रीडम को छोड़कर गांधी जी सिर्फ एकता की बात कर रहे थे, जिसका उस समय कोई मतलब नहीं था। 1919 में गांधी जी मुसलमानों को रियायत देने और सरकारी सुविधाएं देने के प्रति जुनून से काम कर रहे थे। उन्होंने मुसलमानों का भरोसा जीत लिया था और वे उनसे वादे किए जा रहे थे। पूरे भारत के मुसलमान नेता गांधी जी के भक्त बन गए थे। मुसलमान लगातार गांधी जी की प्रशंसा कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। उन्हें सरकारी रियायत और छूट मिलती जा रही थी। मुसलमान राष्ट्रीय एकता के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, वे सिर्फ खुद के लिए सोच रहे थे और लगातार हिंदुओं को मार रहे थे, धर्मांतरण कर रहे थे, आगजनी और बलात्कार कर रहे थे। कुछ समय बाद गांधी जी को भी हिंदू मुस्लिम एकता की असलियत का अंदाजा हो गया और खिलाफत आंदोलन असफल रहा। इसके बाद मुसलमान और अधिक कट्टर हो गए और हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे। लेकिन गांधी जी की जिद अभी भी हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर कायम थी। उन्हें सरकार की तरफ से आजादी की लड़ाई में शामिल होने और इस्लाम के अनुयायी होने के इनाम मिलते जा रहे थे। मुस्लिम एक अलग ही मानसिकता के साथ हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे थे। भ्रष्टाचार भी शुरू किया जा चुका था और गांधी जी इसके बावजूद भी हिंदू और मुस्लिम दोनों के नेता बनने की उम्मीद में अलग अलग तरीके आजमाते जा रहे थे।